गुड आफ्टरनून आप सभी को। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अंजलि, पर्व, निरुपमा, आप सभी को अ वेरी गुड आफ्टरनून। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको दे दूं मैं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। मुझे उम्मीद है आपने सॉल्यूशन का होमवर्क कर लिया होगा, थोड़ा बहुत बचा होगा जो कि कल डिस्कशन रहेगा, राइट। सो टुमारो देयर विल बी डिस्कशन फॉर सॉल्यूशन चैप्टर। 2.5 आवर मैक्सिमम लगते हैं, मतलब 2 घंटे में भी हो जाता है, बट 2.5 आवर मैक्सिमम लगते हैं सॉल्यूशन सारा खत्म करने में, ठीक है। तो आप प्लीज 2 आवर की सिटिंग बनाएं और उसे खत्म करें, फ्लो में खत्म कर लें। मैं बार बार कह रहा हूं, ये नहीं सोचें कि बाद में करेंगे, संडे करेंगे, तुरंत कर लें तो ही उसका एसेंस आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, राइट। आज से इलेक्ट्रो का भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं और ये भी प्रॉपर करना है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी इलेक्ट्रो एंड देन सॉल्यूशन, राइट। तो आपका सबसे पहला होमवर्क जो रहेगा लिक्विड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, आज और कल के लेक्चर को रिवाइज करें। उसके बाद इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज 1 से 1 लेके 1 से लेके 12 तक। सबसे पहली प्रायोरिटी इलेक्ट्रो, फटाफट कर लो, आधे घंटे 15 मिनट में हो जाएगा। और फिर उसके बाद सॉल्यूशन खत्म करें ताकि कल हम उसे डिस्कस कर ले, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे। मोहम्मद सकले ने लिखा है सर सॉल्यूशन में मैंने रेस भी कर लिया है। ओके परवा बेटा, सॉरी। तो सॉल्यूशन का रेस भी कर लिया है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी लोग बहुत अच्छा करें, हम ये चाहते हैं। सभी लोग बिल्कुल परफेक्शन के करीब होंगे ना। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा रहा था, उसी न्यूमेरिकल के सीक्वेंस में अगला सवाल आप सबके सामने। तो लास्ट क्लास में हमने जो सवाल किया था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता सवाल है। अगर आपने लेक्चर रिवाइज किया होगा, जो कि हमारा डेली का शेड्यूल है, अगर आपने किया होगा सवाल आपसे तुरंत मिलेगा, बिल्कुल वही सवाल है एज इट इज, थोड़ा सा चेंज है। आप सबके सामने है एक सवाल। सरिता ने लिखा है एनसीईआरटी भी रीड कर ली। निरुपमा नहीं बेटा, यहां पर एग्जाम्पलर डिस्कस नहीं होगा, यहां पर डिस्कशन होगा मॉड्यूल, और वो भी तब जब आप सबसे पहले वीडियो सॉल्यूशन से देख लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, नहीं बना सीधे पूछोगे, पहले खुद को परेशान करो। वो मैं शुरू से आपको बता रहा हूं यार, वही मेथड है ना। तो पहले खुद को परेशान करो, कहने का मतलब पहले खुद दिमाग को आप लगाओ, उसके पीछे थोड़ा सा परेशान हो, जब नहीं बने सब कुछ थक हार के, फिर हम यहाँ डिस्कस करें। तो जब डिस्कशन रहेगा, आपके जो भी सवाल डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, ये सवाल है, तो ताकि उसे हम कल डिस्कशन में जल्दी जल्दी डिस्कस कर लें। लेकिन उसके पहले एक बार सभी सवालों के जो वीडियो सॉल्यूशन बने हैं उनको भी देख लेना। हर्षित कुमार ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले सबसे सही दिया, उसके बाद राहुल कुमार, उसके बाद आयुषी ने। बहुत अच्छे बच्चों, क्या बात है। वेरी वेरी सिंपल सवाल, वही कंसेप्ट है। इस सवाल में सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो L/A है वो कांस्टेंट है ना। तो जब दूसरा सॉल्यूशन हमने भर दिया, तो दूसरा सॉल्यूशन भरने के बाद जो सेल कांस्टेंट है वो नहीं बदलेगा, सेल कांस्टेंट नहीं बदलेगा। तो आप नया वाला कप्पा निकालो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। हाँ, गलती जहां बच्चे करते हैं वो ये कि जो फॉर्मूला लिख देते हैं लैम्डा एम निकालते समय, वो लिख देते हैं कप्पा इंटू 1000/m। ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मीटर में है। तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला लगाना है कप्पा अपॉन 1000/m, और कुछ नहीं करना है। आओ देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपने निकाला कप्पा डैश, जो कप्पा डैश नया आता है वो आता है 0.25। कितना आता है? 0.25, ठीक है। नया वाला कप्पा है 0.25, और फिर अपन ने इसी कप्पे की सहायता से निकाल लिया लैम्डा एम। तो फॉर्मूला लगाया कप्पा डैश इंटू अपॉन 1000 इंटू एम। आंसर आपके सामने है 5 इंटू 10⁻⁻4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सवाल था जो कल ही हो जाना था, बट रह गया था, इसे अपन आज किया। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया? मैंने अभी तक आपको एक ही टर्म सिखाया, दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस होता ही सही है, कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस होता ही सही है। मोलर कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस होता है, बस अलग अलग कंस्ट्रेंट में डिफाइन होता है। कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए डिफाइन है, तो कोई 1 मोल जितने वॉल्यूम में है उसके लिए डिफाइन है, तो कोई 1 ग्राम इक्विवेलेंट जितने वॉल्यूम में है उसके लिए डिफाइन है। कहीं ना कहीं है तो कंडक्टेंस। बच्चों, हम सब इतना जानते हैं जो कंडक्टेंस होता है वो एक्चुअल में है क्या? इजीनेस इन द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट कब इजीली फ्लो होगा? जब आयन होने चाहिए और इजीली मूव होने चाहिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है, इमेजिन करो सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन का अपना कुछ कंडक्टेंस है। कल को हम बैटरी बनाएंगे, सेल बनाएंगे,
तो सेल बनाते समय हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का प्रयोग किया। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, तो हम चाहेंगे कि इसका कंडक्टेंस मैक्सिमम हो ताकि जो करंट है उसका फ्लो मैक्सिमम हो। तो हम ये जानना चाहते हैं आखिर ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, ऐसे कितने डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं जिन पर कंडक्टेंस डिपेंड करता है। ओके, सो ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिन पर कंडक्टेंस डिपेंड करता है। जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूंगा तो इसी बेसिक कंसेप्ट को लेके चल रहा हूंगा कि जो कंडक्टेंस होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक, आयंस होने भी चाहिए और उनका इजिली मूवमेंट भी होना चाहिए। आयंस तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका इजिली मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर उनका इजिली मूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर अपन क्या कहेंगे कि कंडक्टेंस कम होगा। तो आयन होने भी चाहिए और उनका इजिली मूवमेंट होना चाहिए। हम ये दोनों ही फैक्टर देखेंगे और दोनों ही फैक्टर के बेसिस पे हम देखते हैं ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिन पर कंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है इंटर आयनिक इंटरैक्शन, राइट, IIA। यहां पर लिखा है अट्रैक्शन, इसे हम इंटरैक्शन या सिंपली अट्रैक्शन बोल सकते हैं। बच्चों एक बात बताओ, इमेजिन करो हमारे सामने एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन है, इसमें इस आयन और इस आयन के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना। ये दो आयन है, दो आयन के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अगर इन आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो मैं आपसे पूछता हूं, इनका मूवमेंट फ्री होगा कि इनका मूवमेंट हिंडर्ड होगा? इनका मूवमेंट फ्री होगा कि इनका मूवमेंट हिंडर्ड होगा? बहुत बढ़िया, इनका मूवमेंट हिंडर्ड होगा। जब इनका मूवमेंट हिंडर्ड होगा, फ्री नहीं होगा, मूवमेंट कम होगा, तो बताओ कंडक्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? कंडक्टेंस कम होगा। यानी कि अगर कभी किसी सॉल्यूशन में इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मोबिलिटी ऑफ आयन कम होगा और कंडक्टेंस भी कम होगा। इन द सेम वे अगला फैक्टर है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये पोलर होते हैं कि नॉन पोलर होते हैं? ये जो NaCl है, ये जो K2SO4 है, ये जो Na2SO4 है, ये पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि पोलर होता है, तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है? आप सब जानते हैं कि अगर ये पोलर है तो पोलर में ही जाके घुलेगा, पोलर में ही जाके डिसोसिएट होगा। एक्चुअली होता क्या है, जो सॉल्वेंट पोलर होता है, राइट, तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। या इसे ऐसे समझो, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है वो बहुत ज्यादा पोलर होते हैं। तो जब वो बहुत ज्यादा पोलर होते हैं, मतलब अगर हम NaCl ले और NaCl को हम बेंजीन में मिलाएं तो NaCl बेंजीन में जाके अपने आयन में नहीं टूटेगा। लेकिन जब हम NaCl जो कि पोलर है उसे पोलर सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो वहां पर उसका डिसोसिएशन होगा। तो जो सॉल्वेंट पोलर होता है उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा ज्यादा होता है, और जब अल्फा ज्यादा होगा नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा, और जब नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। मतलब जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है वो पोलर सॉल्वेंट में, और हमारे इर्द गिर्द जो सॉल्वेंट है उनमें जो सबसे अच्छा पोलर सॉल्वेंट है दैट इज वाटर। मतलब आपको कल को ये नहीं सोचना पड़ा कि हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो वाटर का बनाए कि किसी दूसरे पोलर का बनाए। तो किसी दूसरे पोलर सॉल्वेंट का बनाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सबसे अच्छा फ्री में अवेलेबल वाटर हमारे पास है। क्लियर? तो पोलैरिटी ज्यादा होने से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने से अल्फा ज्यादा होता है जिससे कंडक्टेंस भी ज्यादा होता है। क्लियर? एक बच्चा मुझसे पूछता है सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे ज्यादा होता है? तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चों। इमेजिन करो हमारे सामने ये कंटेनर है, ठीक है, ये बता देता हूं। इमेजिन करो हमारे सामने एक कंटेनर है, ओके। अब ये कंटेनर है, इसमें आयन आया, तो एक आयन है पॉजिटिव, एक आयन है नेगेटिव, राइट। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो जैसे ही आप इसे किसी पोलर सॉल्वेंट मिलाते हो तो जो पोलर सॉल्वेंट है वो इनके बीचों बीच आ जाता है, कुछ ऐसे। अब ये जो सॉल्वेंट बीचों बीच आया है, ओके, ये भी पोलर है। तो पोलर है तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आता है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो इन इलेक्ट्रोलाइट के बीचों बीच आ जाता है, तो इनका अपना इंटरेक्शन कमजोर हो जाता है, इनका अपना अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है। तो जैसे इनका अपना अट्रैक्शन कमजोर होता है वैसे ही इजिली डिसोसिएट हो जाते हैं, ओके। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा मतलब ये जो इतना ज्यादा पोलर होगा यहाँ पे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा। जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा इन आयन का आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने पहले बता दिया था।
तो यहाँ पे अल्फा बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। इज दिस क्लियर? उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट है विस्कोसिटी। बच्चों में आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, आप सबको जवाब देना है। इमेजिन करो हमारे सामने एक ये लिक्विड 1 है और इमेजिन करो एक ये लिक्विड 2 है, ठीक है। ये जो लिक्विड 1 है इसके मॉलिक्यूल छोटे छोटे साइज के हैं और जो लिक्विड 2 है इसके मॉलिक्यूल बड़े बड़े साइज के हैं। बच्चों एक बात बताओ, जब साइज बड़ा होता है तो वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है कि कम होता है? जब साइज बड़ा होता है तो वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, जो विस्कोसिटी है क्या दो लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? जो विस्कोसिटी है क्या दो लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? बच्चे एक बात बताओ, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा होगा। मुझे बताओ लिक्विड 1 और लिक्विड 2 में किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? लिक्विड 1 लिक्विड 2 में किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? 2 की। बहुत बढ़िया। कौन ज्यादा विस्कस है? साहब सेकंड वाला लिक्विड। इमेजिन करो यहां पर एक आयन है, इमेजिन करो यहां पर एक आयन है। बताओ किस लिक्विड में आयन का मूवमेंट इजी होगा? बताओ किस लिक्विड में आयन का मूवमेंट इजी होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1, ऑब्वियसली लिक्विड नंबर 1। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं सर विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होती है आयन की मोबिलिटी कम हो जाती है, आयन की मोबिलिटी हिंडर्ड हो जाती है, यानी कि कंडक्टेंस कम हो जाता है। बच्चों मैंने आपसे कहा जो कंडक्टेंस है उसके लिए दो फैक्टर देखना, एक आयंस का होना और दूसरा उनका मूवमेंट होना। आयन तो बहुत सारे हैं पर मूव नहीं कर रहे तो कंडक्टेंस नहीं होगा। आयन और मूवमेंट दोनों ही फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कंडक्टेंस को, राइट। नेक्स्ट फैक्टर हमारे सामने है टेम्परेचर। बच्चों इमेजिन करिए हमारे सामने ये दो आयन है, ठीक है, ये दो आयन है। इन दोनों आयन के बीच में, इन दोनों आयन के बीच में IIA मतलब इंटर आयनिक अट्रैक्शन लग रहा। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आयंस की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, राइट, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। पहले दोनों आयन ऐसे आपस में अट्रैक्ट करते, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता है, इसी वजह से कंडक्टेंस बढ़ता है। चाहे इसे ऐसे सोचो चाहे इसे ऐसे सोचो, सर टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटर आयनिक अट्रैक्शन घटता है, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है, यानी कि मोबिलिटी बढ़ता है, यानी कि कंडक्टेंस बढ़ता है। चाहे इसे ऐसे सोचो चाहे इसे ऐसे सोचो चाहे इसे ऐसे सोचो, क्या कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है? बच्चों आप सब जानते हैं टूटना, डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो डिसोसिएशन है वो ज्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन अगर ज्यादा नहीं हो रहा था तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रोलाइट का जब डिसोसिएशन ज्यादा होता है यानी अल्फा ज्यादा होता है, यानी नंबर ऑफ आयन ज्यादा होता है, तभी कंडक्टेंस बढ़ता है। आप किसी भी एंगल से सोचें, राइट, किसी भी एंगल से सोचें, टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। चाहे काइनेटिक एनर्जी से सोचें, चाहे इंटर आयनिक अट्रैक्शन से सोचें, चाहे अल्फा से सोचें, टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। बच्चों इसी वजह से कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। क्लियर? ये सारे ही फैक्टर हम फील करके बता सकते हैं। In the same way, next factor is hydration or solvation. बच्चों मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। इमेजिन करो आप सब टीवी देख रहे हो। क्या देख रहे हो? टीवी। क्या देख रहे हो? टीवी, ठीक है। और टीवी में चल रही एक रेस। क्या चल रही? रेस। रेस में दो एथलीट हैं, दो धावक हैं। एक धावक कुछ ऐसा है और एक धावक कुछ ऐसा है। तो इन दोनों में आपको कमेंट करना है। एथलीट नंबर 1, एथलीट नंबर 2, दोनों की रेस चल रही, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जीतेगा, रेस में कौन जीतेगा, कौन विनर होगा। बहुत बढ़िया, मुझे सारे बच्चों ने तुरंत आंसर दे दिया, सर दूसरा वाला जीतेगा। कहीं ना कहीं आप ऐसा मानते हैं क्या? सर जो बल्कि होता है, आई होप आप इस टर्म को समझ पाए, सर जो बल्कि होता है उसकी मोबिलिटी कम होती है, तो जो बल्कि होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस कम होगा। क्लियर? अब इमेजिन करो सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमारे सामने लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। आप सब जानते हैं ये जो सारे के सारे आयन है, तो मैंने आयन बना दिया। ये जो सारे के सारे आयन है आप सब जानते हैं डाउन द ग्रुप इनका साइज बड़ा होता है। तो जब ये आयन गैसियस फॉर्म में होते हैं
गैसियस फॉर्म में सबसे बड़ा कौन है? सीजियम। गैसियस फॉर्म में सीजियम सबसे बड़ा होता, तो जो सबसे बल्कि होता सीजियम, तो उसका मोबिलिटी सबसे कम होता, उसका कंडक्टेंस सबसे कम होता। लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आयन आज गैसियस फॉर्म में नहीं है। आज इलेक्ट्रोलाइट को आप वाटर में ऐड करते हो, और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को आप वाटर में ऐड करते हो, वो अपने आयंस में टूट जाता है। और आप सबको पता है कि इन आयन का होता है सॉल्वेशन। जब वाटर होता है सॉल्वेशन, तो वहां पे होता है हाइड्रेशन। और आप सबको पता है जो हाइड्रेशन होता है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, ये सच है। अगर मैं आयनिक साइज का ऑर्डर लिखूं, हाँ ये सच है, अगर मैं आयनिक साइज का ऑर्डर लिखूं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सबसे बड़ा सीजियम है। ये बिल्कुल सच है। अगर मैं आयनिक साइज का ऑर्डर लिखूं, मैंने यहां लिख दिया गैस गैस गैस, लेकिन जैसे ही इसे आप वाटर में ऐड करते हो, तो वाटर में ऐड करने से इसका होता है हाइड्रेशन। तो बच्चों इसे ऐसे इमेजिन करो, ये हमारा छोटा सा लिथियम है, ये हमारा उससे बड़ा सोडियम है। लिथियम जो सबसे छोटा है, उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, मतलब इसके आसपास चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आके सबसे ज्यादा अटैच होंगे। लेकिन जो सोडियम बड़े साइज का है, उस पर उतने वाटर के मॉलिक्यूल नहीं हाइड्रेट होंगे। यानी कि जो सबसे छोटा था, अगर आप ध्यान से देखो, तो उसका जो इफेक्टिव साइज है वो सबसे बड़ा है। आयनिक साइज जिसका सबसे छोटा था, हाइड्रेशन होने के बाद जो हाइड्रेटेड साइज है, मतलब अगर मैं हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर लिखूं, अगर मैं हाइड्रेटेड साइज, जिसे मैं बोल रहा हूं इफेक्टिव साइज, राइट, अगर मैं हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर लिखूं, दैट इज इफेक्टिव साइज का ऑर्डर लिखूं, तो आप देख सकते हैं ये जो साइज का ऑर्डर आयनिक का था, वो हाइड्रेटेड साइज में उल्टा हो जाएगा। यानी जो हाइड्रेटेड साइज होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, प्लस 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 प्लस, बट ये आयनिक साइज नहीं, हाइड्रेटेड है। तो हाइड्रेटेड दिखाने के लिए मैं यहां लिख देता हूं एक्वस एक्वस एक्वस। बताओ अभी सबसे बड़ा कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मतलब देखने में सबसे छोटा आयन है लिथियम, लेकिन पानी के अंदर सबसे बड़ा हो जाएगा लिथियम, सबसे बल्कि हो जाएगा लिथियम। तो अगर मुझे कंडक्टेंस का ऑर्डर लिखना है, अगर मुझे मोबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, तो बताओ सबसे हल्का कौन रहा? सीजियम प्लस एक्वस। बताओ सबसे हल्का कौन रहा? सीजियम प्लस एक्वस। मतलब सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी बच्चों? सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी बताइए? सबसे ज्यादा मोबिलिटी होगी सीजियम। मतलब जो कंडक्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा सीजियम का। मैं कहना ये चाहता था कि जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट को वाटर या किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो वहां पर होता है उसका सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन होने से साइज बदल जाता है, जिससे कंडक्टेंस बदल जाता है। क्लियर? तो कंडक्टेंस कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। हमें आयन का साइज नहीं देखना, हमें उनका हाइड्रेटेड इफेक्टिव साइज देखना है। मतलब कल को मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या कि बताओ Na प्लस एक्वस और लिथियम प्लस एक्वस में किसका ज्यादा कंडक्टेंस होगा, तो आपको सोचना नहीं पड़े हम कैसे जवाब देंगे। इज दिस क्लियर बच्चों? उसी प्रकार से कई सारे फैक्टर्स हमने पढ़े। अगला जो फैक्टर हमारे सामने है, दैट इज डाइल्यूशन। बच्चों ये जो सारे के सारे फैक्टर थे, इन सब पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टेंस कैसे डिपेंड करता है हमने ये समझा, ये जाना, और सभी को हमने बेसिक इंटरमोलिकुलर फील करके जाना। अगला फैक्टर है डाइल्यूशन। मतलब ये हमारे सामने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अपना कुछ कंडक्टेंस है, लेकिन हम कंडक्टेंस को मैक्सिमम चाहते हैं। हम चाहते हैं कंडक्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। हमने टेम्परेचर बढ़ा के देख लिया, साइज तो बदल सकते नहीं, वो तो जो है वो है। अब हम ऐसा क्या करें कि कंडक्टेंस इसका बढ़े? तो हम जब इसको डाइल्यूट करते हैं, राइट, डाइल्यूट करने का मतलब है हमने सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ा दिया। सॉल्वेंट अभी कौन है? पानी। हमने इसमें और पानी मिलाया और पानी मिलाया और पानी मिलाया, तो जब हम इसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो इसका कंडक्टेंस बदलता है। सवाल है कैसे बदलता है? तो सबसे पहले मैं आपको याद कराऊंगा कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों होता है। बच्चों हमारे सामने दो तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, या तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, या तो वो वीक होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीक की। जब हम डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ता है,
मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ता है। बच्चों, मजा तो हमें तब आया जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखा और उसका डाइल्यूशन किया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी कंडक्टेंस बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है। मतलब आपको रिजल्ट याद करना तो बहुत याद आसान है। डाइल्यूशन करने से सब कुछ बढ़ता है, जी बढ़ता है, लैम्डा एम बढ़ता है, लैम्डा ई क्यूब बढ़ता है, लेकिन जो कप्पा है, जो कंडक्टिविटी है, वो घटता है। चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, दोनों के लिए ही घटता है। हमारे जहन में सवाल आया, आखिर ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले अपने को रिजल्ट याद होना चाहिए कि डाइल्यूशन करने पर क्या होता है। डाइल्यूशन करने पर सब कुछ बढ़ता है लेकिन कप्पा घटता है। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर सब कुछ क्यों बढ़ता है। बच्चों, जब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, तो आप सब जानते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बोलो क्या जानते हो? आप सब जानते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बोलो क्या जानते हो? आप सब ने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में पढ़ा है कि जो डाइल्यूशन किया जाता है, जब डाइल्यूशन होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ता है। तो एक्चुअल में होता क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ता है। अल्फा बढ़ता है यानी कि नंबर ऑफ आयन बढ़ता है, और आप सब जानते हो आयन ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। सर, यहां तो हमें समझ में आता है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से अल्फा बढ़ रहा है, लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा ऑलरेडी लगभग 1 है। सर, यहाँ पे डाइल्यूशन करने से तो अल्फा नहीं बदला। सर, यहां पर डाइल्यूशन करने से अल्फा नहीं बदला। अल्फा जब नहीं बदला तो फिर क्या बदला? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का सच्चाई है कि अल्फा नहीं बदलता, नंबर ऑफ आयन नहीं बदलता, लेकिन फिर भी फैक्ट ये है कि सब कुछ बढ़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन करो सिचुएशन नंबर 1 है, इसमें 2 आयन यहाँ है, और इमेजिन करो ये डाइल्यूशन के बाद की सिचुएशन। जब हमने डाइल्यूशन कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वही आयन थे तो अभी आयन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ी की घटी? जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ी की घटी? डिस्टेंस बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ी। जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इसे मैं कहता हूं आयोनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस। बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? भैया, ये आयन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, मतलब आई घटेगा, इंटरैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन घटेगा। ये बताओ, जब अट्रैक्शन घटेगा तो आजादी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का तो सब कुछ इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ आयन बढ़ता है, और स्ट्रॉन्ग का सब कुछ इसलिए बढ़ता है क्योंकि आई घटता है। तो एक बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, सर यार वीक में नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा। मैंने कहा सर दूरी भी तो बढ़ रही। मैंने कहा तो सर यहाँ आई नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने कब कहा कि वीक में आई नहीं है? लेकिन विच इज द डोमिनेटिंग रीजन, विच इज द मेन रीजन? ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयन। ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है, साथ में दूरी बढ़ रही, तो इसमें तो सोने पे सुहागा हुआ ना यार। इसमें दो दो फैक्टर काम कर रहे हैं इसका कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए। खैर, फैक्ट ये है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो सब कुछ बढ़ता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग का सब कुछ बढ़ता है लेकिन कप्पा घटता है। एक बच्चे ने मुझसे दूसरा सवाल पूछा, सर यार आपने कहा कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग में अल्फा नहीं बदलेगा। सर, हम ये भी तो जानते हैं जो अल्फा होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। अल्फा जब 1 है तो समझ में आता है नहीं बदलेगा, लेकिन सर जब अल्फा 80% थोड़ा बहुत तो बदलेगा। बेटा, थोड़ा बहुत बदलेगा। 20 आयन, 50 आयन, 100 आयन, 1000 आयन आ गए। 1000 आयन का आना, 100 आयन का आना कुछ नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नाम मात्र का नहीं बदलेगा, यहाँ एप्रिसिएबल चेंज की बात हो रही है। तो एप्रिसिएबल चेंज में कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो अल्फा ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन वीक में हाँ ठीक है सर, सब कुछ बढ़ता है लेकिन कप्पा घटता है। सर ये बता दो आखिर कप्पा क्यों घटता है? कप्पा क्यों घटता है एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम कप्पा को याद करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कप्पा होता है, जो कंडक्टिविटी होता है, वो कंडक्टेंस ही होता है, बस फर्क इतना है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का होता है। तो इमेजिन
करें, हमारे सामने ये पहली सिचुएशन है। सब पहले बात करते हैं वीक की, फिर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की, राइट। इमेजिन करते हैं हमारे सामने वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। शुरू में इसका वॉल्यूम 100 ml है और 100 ml में 10,000 आयन है। इमेजिन करो बच्चों, एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या यही 1 ml होता है? बच्चों एक बात बताओ, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या यही 1 ml होता है? बोलो बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या यही 1 ml होता है? कप्पा 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 ml के लिए डिफाइन होता है। कप्पा 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 ml के लिए डिफाइन होता है। 100 ml में 10,000 आयन है, तो मैं आप सबसे पूछता हूं 1 ml में कितने आयन होंगे? 100 ml में 10,000 आयन है, तो बताओ 1 ml में कितने आयन है? 100 आयन। जब डाइल्यूशन नहीं किया था तो 1 ml में 100 आयन थे। बोलो बच्चों, हमने डाइल्यूशन कर दिया, हमने पानी मिला दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। पहले 100 ml था, अभी 50 ml है। बताओ ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग? वीक है। वॉल्यूम बढ़ा है तो क्या साथ में नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। पल भर के लिए मान लेते हैं 100 आयन और आगे, राइट। पल भर के लिए मान लेते हैं कि 100 आयन और आगे। पहले कितने थे? 10,000। डाइल्यूशन किया तो कितने आ गए? 100। अभी कितने हो गए? 10,100। तो अभी मुझे बताओ 1 ml में कितने आयन होंगे? अभी मुझे बताओ 1 ml में कितने आयन होंगे? जल्दी से बताओ। 20.2। बच्चों सुनिएगा, पहले जब डाइल्यूशन नहीं किया था 1 ml में थे 100 आयन, जब हमने डाइल्यूशन कर दिया 1 ml में है 20.2 आयन। बताओ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर ml, नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, ऑब्वियसली डिक्रीजेस। नंबर ऑफ आयन घटा है तो कंडक्टेंस तो घटेगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है वही तो कंडक्टिविटी है। इसीलिए सब कुछ बढ़ता है लेकिन कप्पा घटता है, तो ये कप्पा डिफाइन ही 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए होता है। एक बच्चा मुझसे बड़ा बेसिक सा सवाल पूछता है, सर नंबर ऑफ आयन घटा है तो सर दूरी भी तो बढ़ी है, तो सर उससे तो बढ़ना चाहिए। बेटा बिल्कुल बढ़ना चाहिए, पर इतनी भी दूरी नहीं बढ़ी है यार। दूसरी बात, आयन इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। आयन का बढ़ना घटना सबसे पहले देखा जाएगा, दूरी बाद में देखी जाएगी। मतलब दूरी के बढ़ने से उतना जल्दी कंडक्टेंस नहीं बदलता जितना जल्दी आयन के बढ़ने से बदलता है। इज दिस क्लियर? तो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक की। अब हमारे सामने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो इमेजिन करो 100 ml है, 100 ml में 10,000 आयन है, तो चलो निकाल लेते हैं 1 ml में कितने आयन। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर भी 1 ml में 100 आयन। ये जो मैंने 100 का एग्जांपल लिया है, ये बस आपको समझाने के लिए, ताकि आप तुरंत मेरी बात को समझ जाओ। क्लियर? 1 ml में कितने आयन है बच्चों? 100 आयन, राइट। हमने डाइल्यूशन कर दिया, हमने उसके सॉल्यूशन में पानी मिला दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, 100 से 500 हो गया। एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा? वीक में तो 10,000 से 100 आयन और आ गए थे, क्या यहां पर नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा? क्या यहां पर नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा? तो बच्चे कहते हैं नहीं बढ़ेगा। तो एक बच्चा मुझसे कहता है सर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा, 2 4 5 यार बढ़ेगा। तो 10,000 प्लस 5 क्या होता है? 10,005। तो 10,000 बोल दो ना, अंतर क्या है? हाँ बढ़ेगा। अच्छा एक बात, ये जो मैंने 10,000 लिया है ना, ये 10,000 आपको समझाने के लिए लिया है। 10,000 आपको समझाने लिया है। हमारी बातें 10,000 में नहीं होती। हम थोड़ा भी मिलाते हैं तो 0.1 मोल मिलाते हैं, हम थोड़ा भी मिलाते हैं तो 0.01 मोल मिलाते हैं, और जैसे ही मोल लग जाता है ये छोटा नहीं बहुत बड़ा हो जाता है। 10 की पावर 23, 10 की पावर 20 के ऑर्डर की बातें चलती है। जब आप 10 की पावर 23 के ऑर्डर की बातें कर रहे हो, उसमें 1000 आना, उसमें 200 आना, उसमें 10,000 आना ना के बराबर है। क्लियर? तो जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह रहा हूं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस का कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, पर वीक में वो चेंज समझ में आता है, वीक में वो चेंज ऑब्जर्व होता है, पर स्ट्रॉन्ग में ना के बराबर होता है। इसीलिए अपन कह रहे हैं जो नंबर ऑफ आयंस है जितने पहले थे उतने ही रहेंगे लगभग। तो अगर मैं अभी 1 ml में नंबर ऑफ आयन निकाल कितना आएगा? 20। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर भी पर ml नंबर ऑफ आयंस घट गया। इसका ये सिंपल सा मतलब है कि नंबर ऑफ आयन घट गया यानी कि कंडक्टेंस घट गया, और 1 ml का जो कंडक्टेंस होता है वही कंडक्टिविटी, वही कप्पा होता है। इसीलिए हम कहते हैं जब डाइल्यूशन होता है सब कुछ बढ़ता है लेकिन कप्पा घटता है। कप्पा इसलिए घटता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटता है। कोई डाउट? एनी डाउट?
ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर कंडक्टेंस डिपेंड करता है। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं एक स्पेशल केस, एंड दैट इज द केस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं क्या? आपके और स्पाइडरमैन के बीच में एक रेस हुई, आपके और स्पाइडरमैन के बीच में एक रेस हुई, बताओ कौन जीतेगा? आपके और स्पाइडरमैन के बीच में एक रेस हुई, बताओ कौन जीतेगा? सोच के जवाब देना। मैंने आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछा। सवाल यह था कि आपके और स्पाइडरमैन के बीच में रेस हुई, बताओ कौन जीतेगा? सोच लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। इतना टाइम तो आपको मैं किसी सवाल में सोचने नहीं देता हूं। आपके और स्पाइडरमैन के बीच में रेस हुई, बताओ कौन जीतेगा? जिन बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है वो कहते हैं स्पाइडरमैन जीतेगा, बाकी जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो कहते हैं हम जीतेंगे। खैर, मैं ये सवाल हर साल बच्चों से पूछता हूं और पता नहीं क्यों बच्चे यही कहते हैं साहब हम जीतेंगे। मतलब मैं ये साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहा हूं कि जैसे ये सवाल आता है तो बच्चे ये क्यों कहते हैं हम जीतेंगे। हो सकता है कोई रीजन हो, मतलब स्पाइडरमैन से रेस आपको इतना ज्यादा कंफर्म है कि वही जीतेगा, तो आप अपने आप को खुश करने कहते हो हम जीतेंगे, राइट? है। हाँ, तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ये बच्चों ने तरह तरह के आंसर टाइप किए हैं, वो नहीं पढ़ सकते। वेल, तो कॉमन सेंस की बात अगर करें, मतलब थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, तो आप सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन जीतेगा। एक्चुअल में कुछ ऐसा ही होता है। और क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दूं मैं फैक्ट। फैक्ट ये है, जितने सारे आयन है दुनिया में, जितने सारे आयन है ना, नहीं बहुत सारे बच्चों ने तो मतलब मैसेज लिख रहे हैं यहाँ पे, सर हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप, सर आपको क्या लग रहा है हम स्पाइडरमैन नहीं जीतेंगे सर, ऐसे कैसे रेस करा के देख लो सर आप। नहीं, ऐसा नहीं बेटा, आप सीरियस नहीं होना यार। हाँ हाँ, मुझे पता है आप ही जीतोगे हिमांशु, आपको सीरियस नहीं होना है। चलो फिर से आते हैं। अच्छा, आप क्रिश हो क्या? ओके ओके, ठीक है। तो फैक्ट आपको बता दूं मैं, फिर से आपका ध्यान चाहिए, फिर से। तो फैक्ट ये है कि जितने भी आयंस हैं हमारे पास, जितने भी आयंस हैं, अगर मैं बात करूं पोलर सॉल्वेंट की और वाटर सॉल्वेंट, याद रखना सॉल्वेंट भी मैंने स्पेसिफाइड किया है, राइट? तो अगर वाटर सॉल्वेंट है, जितने भी आयंस हैं, राइट, जितने भी आयंस हैं उनमें सबसे ज्यादा आयनिक कंडक्टेंस होता है H प्लस और OH आयन का। सबसे ज्यादा आयनिक कंडक्टेंस होता है H प्लस और OH माइनस आयन का। कहने का मतलब है, अगर रेस होती है बाकी सभी आयंस और H प्लस और OH माइनस आयन में, तो सबसे पहले H प्लस OH माइनस आयन ही जीतेंगे। उसमें भी सबसे पहले H प्लस आयन और फिर उसके बाद OH माइनस आयन। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे की वजह है इनका जंपिंग मूवमेंट। इनका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। वो कैसा होता है, आओ एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इमेजिन करो ये H प्लस आयन है और ये पानी के मॉलिक्यूल है। तो मैंने आपको समझाने के लिए 4 मॉलिक्यूल बनाया, तो बहुत सारी इमेजिन कर लो, राइट? अब कोई दूसरा आयन होता तो उसे पानी की विस्कोसिटी से लड़ना पड़ता, लड़ झगड़ के उसे समुद्रों की मुश्किलात से पार करके किसी दूसरे सिरे साहिल पे पहुंचना होता। लेकिन ये जो हमारा आयन है H प्लस, इसका मूवमेंट अलग तरीके का होता है। यहां पे बैठा है लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये H प्लस की तरफ जाता है, राइट? तो जैसे ही लोन पेयर H प्लस तरफ गया, या ऐसे समझो कि H प्लस लोन पेयर तरफ अटैक करता है, यहां से H प्लस रिलीज होता है, फिर इस लोन पेयर पे अटैक करता है, फिर H प्लस रिलीज होता है, फिर लोन पेयर पे अटैक करता है, फिर H प्लस रिलीज होता है, फिर लोन पेयर पे अटैक करता है, फिर H प्लस रिलीज होता है। वो जो उस कोने पर H प्लस बैठा है वो बिना चले यहां पहुंच जाता है। यही मूवमेंट H प्लस का जंपिंग मूवमेंट कहलाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल मूवमेंट इन वाटर, H plus and OH minus ion have the maximum ionic conductance among all the ions, right? तो एक बच्चा मुझसे डाउट पूछता है, सर ये यहाँ वाला H plus यहाँ नहीं पहुंचा। मैंने कहा क्यों? सर यहाँ पे लाल वाला H plus या नीला वाला है। सर दोनों अलग है। वैसे फालतू के डाउट आपको नहीं पूछने। अरे पहुंच गया क्या H plus इधर से उधर? तो यहाँ वाला H plus यहाँ पहुंच गया,
तो करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाए, यही तो करंट, यही तो कंडक्टेंस है। तो यहां पर H प्लस इस पॉइंट पे पहुंच गया बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल मूवमेंट। इन द सेम वे जब हम बात करते हैं OH माइनस साइन की, राइट, तो OH माइनस साइन इस H प्लस को लेता है, फिर उसी प्रकार से OH माइनस साइन बचता है, फिर H प्लस लेता है, फिर OH माइनस साइन बनता है, फिर H प्लस लेता है, फिर OH माइनस साइन, फिर H प्लस। तो ये वाला OH माइनस हमें ऐसा लगता है कि यहां पर पहुंच गया, एग्जैक्टली स्पाइडरमैन मार्फिक। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं जंपिंग मूवमेंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन, और इसी वजह से H प्लस और OH माइनस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है। मतलब अगर कहीं पर आपको H प्लस OH माइनस आयन मिलता है ना, तो उसका करंट ज्यादा ही बोल रहा है, उसमें भी सबसे ज्यादा H प्लस, उसके बाद OH माइनस आयन। ठीक है, तो अपन ने बहुत सारे फैक्टर पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। आओ यहां पर एक सवाल देख लेते हैं। आप सबके सामने एक सवाल है, ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस विल बी। तो मैं इसे ऐसे बोल देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन का बोल देता हूं A एंड B, तो आपको मुझे बताना है किसका ज्यादा होगा, ए का कि बी का। और सेकंड ऑप्शन का बोल देता हूं ए एंड बी, तो आपको मुझे बताना है किसका करंट ज्यादा। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की। सबसे पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं फर्स्ट का पूछ रहा हूं आंसर आपसे, किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। एक HCl है, एक एसिटिक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक है, एक से ज्यादा आयन आएगा, एक से कम आएगा। आप सब ने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया, बी ग्रेटर देन ए। क्या बात है। चलो अब आते हैं सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। तो अभी आपको बताना है किसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा। कुछ बच्चे आंसर अलग दे रहे हैं यार, मतलब अलग अलग थॉट प्रोसेस है, राइट। चलिए, तो करने का दो तरीका। सबसे पहला तरीका फॉर्मूला वाला, बिना दिमाग लगाए। तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000/m होता है। कोई बच्चा भी सोच लेगा लैम्डा एम एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई बच्चा भी सोच लेगा एम ज्यादा तो लैम्डा एम कम होता है। कोई बच्चा भी सोच लेगा एम कम तो लैम्डा एम ज्यादा होगा। कोई बच्चा भी आंसर दे देगा सर मोलैरिटी कम है तो लैम्डा एम ज्यादा है। चाहे ऐसे सोच लो चाहे ऐसे सोच लो, बेटा जब हम डाइल्यूशन करते हैं, मुझे आपका ध्यान चाहिए, दूसरा फील वाला। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है यानी कि कंसंट्रेशन घटता है। तो इसे ऐसे समझो, कंसंट्रेशन का कम होना, कंसंट्रेशन का कम होना वॉल्यूम का ज्यादा होना बताता है। ऐसा सोचो, तो जब कंसंट्रेशन कम होता है तो वो डाइल्यूशन के जैसा होता है। तो कम कंसंट्रेशन वाला यानी कि ज्यादा डाइल्यूशन वाला यानी कि उसका लैम्डा एम ज्यादा। चाहे फील से सोचो चाहे फॉर्मूले से सोचो, अगेन आंसर विल बी बी ग्रेटर देन ए। क्लियर। आकांक्षा कहां चले गए थे? ऐसा थोड़ी होता है, मतलब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, दोबारा बोलने का नहीं रखा है बेटा अपन ने इस गेम में। इस गेम में दोबारा बोलने का नहीं है। खैर एक बार बोल देता हूं, आखिरी बार है ना। अरे HCl स्ट्रांग है, हाँ तो ज्यादा टूटेगा, हाँ तो ज्यादा आयन आएगा, हाँ तो ज्यादा कंडक्टेंस होगा। यार कंडक्टेंस के लिए अपने को आयन भी देखना है और उनका मूवमेंट भी देखना है। क्लियर। आकांक्षा क्लियर हुआ बेटा? क्या फर्स्ट वाला क्लियर? ऑल राइट। चलिए, तो एक बात बताओ यार, डाइल्यूशन करने से, आपसे पूछो जवाब देना है, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है कि घटता है? डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है कि घटता है? डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, राइट। तो इमेजिन करो हम डाइल्यूशन करते गए करते गए करते गए, वॉल्यूम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। मतलब ये एक बॉटल है, हम वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते एक बकेट कर दिया, वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते अपन ने पूरा वाटर टैंक कर दिया, वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते अपन ने पूरा लेक बना दिया, वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते अपन ने पूरा समुद्र बना दिया। वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, राइट। वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। बच्चों सुनिएगा, जब हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो डाइल्यूशन करते करते इनफाइनाइट, तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ते बढ़ते, मोलर कंडक्टेंस बढ़ते बढ़ते, डाइल्यूशन करते करते इनफाइनाइट, तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ते बढ़ते, बोलो ना यार, मोलर कंडक्टेंस बढ़ते बढ़ते, मोलर कंडक्टेंस बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट। ऐसा बच्चे फ्लो में बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहता था आप इसे बोलो ताकि आप समझो ऐसा नहीं है। क्या? जब डाइल्यूशन करते करते इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, मैक्सिमम डाइल्यूशन होगा, उस समय हाँ कंडक्टेंस बढ़ेगा,
और बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा, एक पॉइंट पर जाके रुक जाएगा। बच्चों, हर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस एक पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का प्रयोग करोगे अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने सेल या बैटरी के फॉर्मेशन में, तो आप चाहोगे जानना तब इतना कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कंडक्टेंस है वो मैक्सिमम कितना है। मैक्सिमम कंडक्टेंस लेना चाहोगे, मैक्सिमम कंडक्टेंस जानना चाहोगे, राइट? तो आपके मन में जाहिर सा सवाल है आएगा, कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मैक्सिमम कंडक्टेंस मेजर करें? बोलो, क्या आप जानना चाहते हो हाउ वी कैन मेजर द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? क्या सच में हमें डाइल्यूट करते करते उसे समंदर की जैसा बनाना होगा और फिर कंडक्टेंस मेजर करना होगा? ये तो मेजर करना बड़ा मुश्किल होगा यार। इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है, बट मैं जानना चाहता हूं इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। यही वाली बात है, हर बच्चे के अंदर पढ़ने की क्षमता है, बट मैं जानना चाहता हूं मैक्सिमम कितनी क्षमता है, 720 की है कि 740 की है। तो मैक्सिमम क्षमता जानना जरूरी है। तो मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस मेजर करना चाहता हूं। क्लियर? तो क्या आप सब भी मेरे साथ मोलर कंडक्टेंस मेजर करने चलेंगे? चलो चलते हैं लेबोरेटरी में। चले क्या? अब हम चलते हैं लेबोरेटरी में और मेजर करते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। चलने के पहले बता दूं कैसे हम लिखेंगे, पढ़ेंगे लेबोरेटरी में। जब मैं लिख दूं लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा एम नॉट 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 नॉट, तो समझ जाना ये है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप समझ जाना मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हिमांशु बच्चों चेक कर रहा था कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा 740 कैसे, तो मैं चेक कर रहा था कितने बच्चे ध्यान सुन रहे हैं। सेकंड थिंग, 720 नंबर का पेपर है, 740 कहने का मतलब है कि यू हैव पोटेंशियल मोर, है ना? वो एक फ्रेज जैसा है, मोर, ज्यादा पोटेंशियल बच्चों के पास। अब मैं क्षमता जानना चाहता हूं कि आपके पास 720 की क्षमता है, तो कितने भी नंबर का पेपर हो उससे ज्यादा की क्षमता है। खैर, फिर से लौटते हैं टॉपिक में, ठीक है? तो हम लोग पहुंच चुके हैं लेबोरेटरी में। जब भी मैं लिखूं लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा एम नॉट, राइट, लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा एम नॉट, तो इसका मतलब होगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जब भी मैं ऐसे लिख दूं लैम्डा एम कुछ नहीं लिखा, तो समझ जाना ये मोलर कंडक्टेंस किसी एक कंसंट्रेशन की है। और जब मैं लिख दूं लैम्डा एम सी, तो समझ जाना ये मोलर कंडक्टेंस किसी एक कंसंट्रेशन की है। सी लिखें तब भी कंसंट्रेशन है, नहीं लिखें तब भी कंसंट्रेशन। ओके बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इन जनरल किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कौन बड़ा होगा? लैम्डा एम इनफाइनाइट बड़ा होगा, लैम्डा एम सी बड़ा होगा? आप सिंपली इनफाइनाइट या सी लिख के मुझे आंसर बता सकते हैं। कौन बड़ा होगा इन जनरल, लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम सी बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा इन जनरल, लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा एम सी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप फील कर रहे हैं साथ में, सर लैम्डा एम इनफाइनाइट विल बी ग्रेटर, और हम उसी को मेजर करने चल रहे हैं। सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? लैम्डा इनफाइनाइट, उससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता, चाहे फिर कितना भी आप डाइल्यूशन करते जाओ। क्लियर? तो एक बार स्ट्रॉन्ग का मेजर करेंगे, एक बार वीक का। सबसे पहले मेजर करते स्ट्रॉन्ग का। तो हम लोग गए लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में ऑलरेडी 3 साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डिवाई, हकल और सेजर। ये तीनों लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और ये तीनों लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लैम्डा इनफिनिटी मेजर कर रहे थे, राइट? तो उन्होंने मेजर करने के लिए क्या किया? सॉल्यूशन लिया। क्या लिया? सॉल्यूशन। और एक ग्राफ बनाया लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी। सर, उनके दिमाग में ये अंडर रूट सी का ख्याल ही कहां से आया? अंडर रूट सी का ख्याल आने की पीछे वजह थी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जिससे हमें पता चलता है कि जो अल्फा है वो सी नहीं, अंडर रूट सी के प्रोपोर्शनल। तो वहां से उन्होंने जो ग्राफ बनाया लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी के बीच बनाया। ओके, अब उन्होंने क्या, ये आपके सामने सॉल्यूशन है, इसमें हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया। कितना मिला दिया? 1 मोल। तो 1 मोल लेट्स से ये 500 ml है, राइट? तो मोलैरिटी कितनी है? हाफ। तो यहां कहीं कंसंट्रेशन। तो उन्होंने क्या किया, उस कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम निकाल लिया, तो लेट्स से वो पॉइंट आता है ये वाला। क्लियर? अब उन्होंने किया डाइल्यूशन। तो जैसे ही डाइल्यूशन किया, बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। आप सब जानते हो कंसंट्रेशन होता है N/V, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन घटेगा करने का मतलब है हमें इस ग्राफ में लेफ्ट से राइट नहीं जाना, राइट से लेफ्ट आना है। जब आप राइट से लेफ्ट आओगे
तो आप समझोगे वो कंसंट्रेशन घटने वाली सिचुएशन है, वो डाइल्यूशन वाली सिचुएशन है। क्लियर? तो हमने क्या किया, डाइल्यूशन कर दिया, कंसंट्रेशन घट गया। अब जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे तो आप सब मुझे बताओ बच्चों, डाइल्यूशन करने से लैम्डा एम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैंने अभी आपको बताया था, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, जब हम डाइल्यूशन करते हैं सब कुछ बढ़ता है, कंडक्टेंस बढ़ता है, लैम्डा एम बढ़ता है, लैम्डा ई क्यू बढ़ता है, लेकिन कप्पा घटता है। तो जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया, जैसे ही कंसंट्रेशन घट गया, लेट्स से वो ये वाला पॉइंट है, तो जो लैम्डा एम है वो पहले से तो ज्यादा होगा, तो जो नया वाला लैम्डा एम है ना, वो यहां कहीं मिलेगा, लेट्स से ज्यादा मिला। पहले हमें ये वाला लैम्डा एम सी मिला, अभी हमें ये वाला लैम्डा एम मिला। क्लियर? तो अभी जो लैम्डा एम मिला वो पहले से ज्यादा मिला। डिबाई हकल ऑनसेजर ये एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बना रहे थे। जब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वो ग्राफ बनाते, बार बार ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता। बच्चों याद करो वो दिन जब आप 10th क्लास में स्कूल पढ़ा करते थे, उस समय आप मैथ भी पढ़ा करते थे, और बोर्ड में जो मैथ का पेपर हुआ था उसमें एक ग्राफ का पेपर आया था, एक ग्राफ का सवाल आया था। तो उसमें आपको एक ग्राफ पेपर मिलता था, उसमें ऐसे दो पॉइंट बना के आपको स्ट्रेट लाइन बनाना था। बोलो याद आया क्या? उसमें ऐसे दो पॉइंट मिलाकर स्ट्रेट लाइन बनाना था। बोलो याद आया क्या? याद आया। तो डिबाई हकल ऑनसेजर भी बिल्कुल वही काम कर रहे थे। उन्होंने एक कंसंट्रेशन लैम्डा आया उसे ऐसे बना लिया, दूसरे कंसंट्रेशन लैम्डा उसे ऐसे बना लिया, और जैसे ही दोनों पॉइंट को मिलाते स्ट्रेट लाइन बनती। फिर कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग लेते, उसमें भी स्ट्रेट लाइन बनती कुछ ऐसी, कोई तीसरा लेते उसमें भी बनती कुछ ऐसी। तो जितने जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उन्होंने लिए, हमेशा उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आता था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता था, और जब जब स्ट्रेट लाइन आया, डिबाई हकल ऑनसेजर को मजा आ गया। बोले क्यों? बोले भैया कंसंट्रेशन घटा रहे, मतलब डाइल्यूशन कर रहे। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की सिचुएशन होगी, व्हेन v टेंड्स टू इनफाइनाइट, राइट? तो v टेंड्स टू इनफाइनाइट तो c टेंड्स टू जीरो। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन होगी तो कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो के करीब होगा, और जब कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो के करीब होगा तो उस पॉइंट का जो लैम्डा एम होगा वही लैम्डा एम इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन था। तो डिबाई हकल ऑनसेजर ने इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दिया। द वर्ड एक्सट्रापोलेशन मींस एक्सटेंड कर दिया। उन्होंने इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दिया, और जैसे ही इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट किया बच्चों, वैसे ही ग्राफ जिस पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करता था, ये c टेंड्स टू जीरो वाली सिचुएशन थी, और उस पॉइंट का जो लैम्डा m था वही लैम्डा इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पानी मिला के बकेट टैंक पोजीशन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने दो कंसंट्रेशन पे ग्राफ बनाया, ग्राफ को एक्सट्रापोलेट किया, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वही लैम्डा इनफाइनाइट। क्लियर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अब हम लैम्डा इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अब हम लैम्डा इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। उन्होंने इसी चीज को समझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप देखें तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये स्लोप है, और ये कांस्टेंट c है, राइट? तो उससे दिया, तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला था लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस a अंडर रूट c। ये जो इक्वेशन आपके सामने है, इसे कहते हैं हम लोग डिबाई हकल ऑनसेजर इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए मात्र वैलिड है, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उन्होंने कहा किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम इस प्रकार से लैम्डा इनफिनिटी निकाल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं। सर लैम्डा एमसी क्या है? आपको बता ही दिया, मोलर कंडक्टेंस अटेनिक कंसंट्रेशन C। सर लैम्डा इनफिनिटी क्या है? मोलर कंडक्टेंस अटेनिक एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसे हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं। सर C क्या है? कंसंट्रेशन। सर A क्या है? ये जो A है एक कांस्टेंट होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। सर टाइप का मतलब क्या है? टाइप का मतलब इसे NaCl, KCl, इसे अपन कहेंगे 1:1 टाइप। तो एक टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो A की वैल्यू है कांस्टेंट, मतलब NaCl के लिए जो A है वही A KCl के लिए, वही A CHCl के लिए।
किसी एक पर्टिकुलर टाइप के लिए ए की वैल्यू कांस्टेंट है, टाइप बदलेगा तो ए बदलेगा। जैसे MgCl2 CaCl2, यहां पर टाइप बदल गया, टाइप बदल गया तो ए बदल गया। प्रॉब्लम में या तो आपको ए की वैल्यू दी होगी या तो दो इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालनी होगी। मतलब लैम्डा एम दिया होगा, लैम्डा इनफिनिट दिया होगा, सी दिया होगा, ए कैलकुलेट कर लेना। तो जो ए होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए कांस्टेंट होता है। ये जो इक्वेशन लिखा आपके सामने, जिसे हम कहते हैं डिबाई हकल ऑनसेजर इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर दिस इक्वेशन इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? अब ये जो हमारे सामने कंसेप्ट आया, किसी भी स्ट्रॉन्ग का लैम्डा इनफिनिट निकालने का एक्सट्रापोलेशन टेक्निक। तो डिबाई हकल ऑनसेजर ने कहा यार इतनी आसानी से निकल गया स्ट्रॉन्ग का, चलो निकालते हैं वीक का। जब उन्होंने यही कंसेप्ट वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए लगाया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आया। ये जो आपके सामने ब्लू कलर का ग्राफ दिख रहा है, जिसे अभी मैं रेड बना रहा हूं, तो किसी कंसंट्रेशन पर लैम्डा इतना था, डाइल्यूशन करते गए तो कंसंट्रेशन घटता गया, डाइल्यूशन करते गए तो कंसंट्रेशन घटता गया, डाइल्यूशन करते गए कंसंट्रेशन घटता गया। अचानक से जब कंसंट्रेशन बहुत कम था, तो जो लैम्डा एम है वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगा, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और फिर बढ़ते 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 धीरे धीरे ये जो रेड लाइन में बना रहा हूं, वो इस वाई एक्सिस की यानी कि मोलर कंडक्टेंस के पैरेलल होने लगा। कैसे होने लगा? पैरेलल होने लगा। क्योंकि ये पैरेलल होने लगा तो किस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें पता नहीं चला। कहने का मतलब है जो एक्सट्रापोलेशन टेक्निक की मदद से हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लैम्डा एम इंफिनिटी निकाला, वही एक्सट्रापोलेशन टेक्निक से जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे कि एसिटिक एसिड का लैम्डा इंफिनिटी निकालते हैं तो हमें नहीं पता चला। मैंने नहीं कहा हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी नहीं निकाल सकते, मैंने ये कहा उस एक्सट्रापोलेशन टेक्निक से, उस ग्राफ को एक्सटेंड करने वाली टेक्निक से, ग्राफ को बढ़ा के जहां कट करता है उस टेक्निक से हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लैम्डा इंफिनिटी नहीं निकाल सकते। तो कुछ और सोचना पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो आपके सामने इक्वेशन आई, दैट इज डिबाई हकल ऑनसेजर, इससे हमने लैम्डा इंफिनिटी निकाला एक्सट्रापोलेशन टेक्निक से। न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारी जो एक्सट्रापोलेशन टेक्निक है वो नहीं चली। अब हम करें तो करें क्या? उसी समय मार्केट में एक नया लॉ आया जिसका नाम था कॉलरॉस लॉ। इस लॉ का पूरा नाम है कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। हम वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लैम्डा इंफिनिटी अभी नहीं निकाल पाए थे। उसी समय एक लॉ आया, उस लॉ का नाम है कॉलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इन्होंने अपना एक लॉ दिया। इन्होंने कहा एक सिचुएशन पर आयन का माइग्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, और इस कंसेप्ट से हमने कैसे वीक का निकाला, आओ सबसे पहले समझते हैं कॉलरॉस लॉ था क्या। बड़ा सिंपल सा लॉ था। मैं आप सबसे पूछता हूं एक सवाल कॉमन सेंस का, ठीक है? इमेजिन करो एक सिचुएशन है, एक बच्चा पेपर दे रहा है, ठीक है? क्या दे रहा है? पेपर। और वो जो बच्चा पेपर दे रहा है, पूरी क्लास, उसी की क्लास के बच्चे सारे बैठे हुए, बिल्कुल पास पास बैठे हुए, ठीक है? तो सारे बच्चे बिल्कुल पास पास बैठे हुए हैं और 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और सारे बिल्कुल पास पास बैठ के पेपर दे रहे हैं। और वो जो बच्चा है, उस बच्चे के नंबर आए 90 मार्क्स। कितने नंबर आए? 90 मार्क्स। फिर मैंने उसी बच्चे का फिर से पेपर लिया। अभी जो उस बच्चे का मैंने पेपर लिया, वो उस एग्जामिनेशन हॉल में सिंगल बैठा के लिया। मतलब पूरे एग्जामिनेशन हॉल में केवल वही बच्चा था, कोई दूसरा बच्चा नहीं था। उस बच्चे के अभी नंबर आए 80 मार्क्स। मुझे बताओ आप किस नंबर को सही मानोगे? आप किस नंबर को उसका एक्चुअल पोटेंशियल मानोगे? आप किस नंबर को उसकी एक्चुअल काबिलियत मानोगे? आप सब ने बिना सोचे आंसर दिया, बिना दिमाग लगाए आंसर दिया। आपने कहा सर हम 80 मार्क्स ही उसका सही मार्क्स मानेंगे। बिल्कुल सही। कॉलरॉस साहब ने ऐसा ही कुछ कहा आयन के लिए। उन्होंने कहा जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, मुझे आपका ध्यान चाहिए, ठीक है? तो इसे ऐसे इमेजिन करते हैं। इमेजिन करो किसी कंसंट्रेशन पर आयन है, ये दो आयन है ना? इमेजिन करो किसी कंसंट्रेशन पर दो आयन है, ये दो आयन है।
अब हम डाइल्यूशन करते गए। जब डाइल्यूशन नहीं था तो ये दोनों आयन का आपस में इंटरेक्शन था, थोड़ा था, बहुत था, इंटरेक्शन तो था। भैया आपके सामने दो आयन है, जब 1 मोल 2 मोल की बात होती है ना तो आयंस का नंबर बहुत ज्यादा होता है और वहां इंटरेक्शन एक अप्रिसिएबल होता है। जब कोई कंसंट्रेशन होता है, आयन के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई ना कोई अट्रैक्शन जरूर होता है। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से आयन के बीच में दूरी बढ़ जाती है। इमेजिन करो सिचुएशन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो आयंस के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है। कॉलरॉस साहब ने कहा जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है उस समय आयंस के बीच में सेपरेशन मैक्सिमम होता है, और जब आयंस के बीच में सेपरेशन मैक्सिमम होता है, हर एक आयन दूसरे आयन से इंडिपेंडेंट होता है। किसी एक आयन का दूसरे आयन पर ना तो अट्रैक्शन ना तो रिपल्शन होता है। हर आयन उस वक्त जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है उस वक्त वो इंडिपेंडेंट होता है, और उस वक्त उस आयन का जो माइग्रेशन है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होता है, और उसी समय आयन का जो आयनिक कंडक्टेंस है वही उसका अपना कंडक्टेंस है और वही उसका मैक्सिमम है। एग्जामिनेशन हॉल में अकेले बैठा बच्चा अगर 80 नंबर पाता है तो यही उसका एक्चुअल पोटेंशियल है और यही उसका एक्चुअल मैक्सिमम पोटेंशियल है। कॉलरॉस साहब ने कहा जब इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है आयन के बीच में सेपरेशन मैक्सिमम होता है, और जब मैक्सिमम सेपरेशन होता है उस समय हर आयन दूसरे आयन से इंडिपेंडेंट होता है। किसी एक आयन का दूसरे आयन से ना तो अट्रैक्शन ना तो रिपल्शन होता है। उस वक्त जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, आयन का माइग्रेशन जब इंडिपेंडेंट होता है, उस वक्त हर आयन का अपना जो आयनिक कंडक्टेंस होता है वही उसका अपना कंडक्टेंस और मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है। उस वक्त अगर आप आयन के कंडक्टेंस के पकड़ को जोड़ दो तो जो कंडक्टेंस मिलेगा वही इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस होगा। अगर इसे हम एग्जांपल समझे तो ऐसे समझते हैं, ये जो दो आयन थे, चलो 4 आयन ले लेते हैं, इन 4 आयन का कंडक्टेंस है 555। जब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होंगे तो ये चारों आयन के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन होगा, ना तो किसी एक आयन का अट्रैक्शन होगा ना तो किसी एक आयन का रिपल्शन होगा। उस वक्त जब मैक्सिमम सेपरेशन होगा हर आयन का कंडक्टेंस अपना और मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो है वही है उस समय, वही उसका एक्चुअल है, उससे ज्यादा है ही नहीं, जो ही है जो है उसका मैक्सिमम। तो उन्होंने कहा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर हम हर आयन का कंडक्टेंस पकड़ के जोड़ दें, कहने का मतलब है ये एक इलेक्ट्रोलाइट था जिससे 4 आयन आए, तो कोई मुझसे उस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस पूछ रहा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो वो बताने के लिए मैं सभी आयन के कंडक्टेंस को जोड़ दूंगा, तो मैं कहूंगा जो टोटल कंडक्टेंस है दैट इज 20 विल बी द लैम्डा इनफाइनाइट फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट। जो मैंने आपसे कहा ये कॉलरॉस लॉ का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का लॉ है, और इसी लॉ का कंक्लूजन निकल के आता है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा उस वक्त सभी आयन का जो आयोनिक कंडक्टेंस होगा उसका जो अलजेब्रिक समेशन होगा, द वर्ड आई एम यूजिंग हियर इज अलजेब्रिक समेशन, आयन का आयोनिक कंडक्टेंस का जो अलजेब्रिक समेशन होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, उसी अलजेब्रिक समेशन से इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इंफिनिटी निकलेगा। और सरल भाषा में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन का अपना एक आयनिक कंडक्टेंस होता है, वो जो भी होता है वही उसका अपना मैक्सिमम होता है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सभी आयन का आयनिक कंडक्टेंस पकड़ के जोड़ दो, वही इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इनफाइनाइट होता है। बच्चों जब मैंने आपसे डिवाई-हकल आंसिजर की बात करी तो डिवाई-हकल आंसिजर वाज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, लेकिन जो कॉलरॉस का लॉ है ऐसा नहीं है कि वो केवल स्ट्रॉन्ग के लिए है। कॉलरॉस का लॉ आयन के इंडिपेंडेंट माइग्रेशन को बताता है जो सभी के लिए वैलिड है, जो स्ट्रॉन्ग के लिए भी वैलिड है, वीक के लिए वैलिड, मतलब इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होगा सबका होगा,
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयन एक दूसरे से स्वतंत्र होगा, सबके लिए होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन का करंट पकड़ के जोड़ दो, सबके लिए होगा। लेकिन जब इसी चीज को हम टेक्निकल शब्दों में कहते हैं और आईयूपीएसी की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, तो ये जो डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन की, वो कुछ ऐसी कैसी है। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है और हर आयन का अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है, क्योंकि जो भी है वही उसका अपना यूनिक है, राइट। तो उस कंडीशन पर जो सभी आयन का इक्विवेलेंट आयोनिक कंडक्टेंस का समेशन है, आईयूपीएसी ने यहां पर डेफिनेशन को और प्रिसाइज करने के लिए जो वर्ड बोला वो बोला इक्विवेलेंट आयोनिक कंडक्टेंस। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए क्या बोला कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर सभी आयन के आयोनिक कंडक्टेंस को पकड़ के जोड़ दो, तो उन्होंने इसे ऐसे कहा, जो आयनिक कंडक्टेंस है वो मोलर भी हो सकता है, वो इक्विवेलेंट भी हो सकता है। तो इसे और सही बनाने के लिए उन्होंने कहा इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस का जो अलजेब्रिक समेशन होगा वही इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देगा, वही इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देगा। क्लियर? ऐसा क्यों कहा मैं अभी कुछ ही देर में समझाता हूं। अभी हम समझ रहे हैं कोलरॉफ्स का लॉ क्या है, हम समझ रहे हैं कोलरॉफ्स का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का लॉ क्या है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो सारी बातों की एक बात, कैटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है लैम्डा सी इनफाइनाइट, एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है लैम्डा इनफाइनाइट, दोनों को पकड़ के जोड़ दो, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही कोलरॉफ्स लॉ है, यही कोलरॉफ्स लॉ है। आई होप आपको समझ में आया। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने कहा अलजेब्रिक समेशन। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि कंडक्टेंस को हम ऐड कैसे करें। तो कोलरॉफ्स ने बहुत सरल शब्दों में कहा ऐड करना बहुत सिंपल है, सिंपली वैसे ही ऐड करो जैसे अलजेब्रा में आप ऐड करते थे। मतलब जैसा वहां करते थे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा। इज दिस क्लियर? लो बच्चों, इज दिस क्लियर? क्लियर, ऑलराइट। तो कोलरॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन जो हमें कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होगा और उस समय उनका जो भी कंडक्टेंस होगा उसे पकड़ के जोड़ दो। एक बच्चा मुझसे कहता है सर कितना कहना आसान है। मैंने कहा क्या? कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो भी कंडक्टेंस होगा उसे पकड़ के जोड़ दो। मैंने कहा हाँ तो मुश्किल क्या है? तो नहीं ये तो आसान है सर, हमें पता कैसे चलेगा कि किसी आयन का कितना कंडक्टेंस होगा? मैंने कहा क्या मतलब? सर अभी आपने हमें कहा कि इनफाइनाइट में मान लो 4 है, मैंने कहा इसका 5 है 5 है 5 है, मैंने कहा सर आपने कहा 5 है 5 है 5 है, पकड़ के जोड़ दो 20। हाँ वो हमें समझ में आता है। सर आपको ये कैसे पता चला कि इस आयन का आयनिक कंडक्टेंस 5 है? ये कैसे पता चला? मैंने कहा यही तो खेल है। तो कैसे पता चला मैं कुछ ही देर में बताता हूं। अभी हम समझ रहे हैं कोलरॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कितना आसान है ना यार। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल रिस्पेक्ट सोचते हैं। आपको कैटायन का देगा मोलर कंडक्टेंस, एनायन का देगा मोलर कंडक्टेंस, और आपसे इलेक्ट्रोलाइट का पूछेगा मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन विल बी द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यार मैं बार बार वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही बोलता हूं, है ना, और कई बार मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं लिखता हूं। तो आप समझ जाना, आप सारी बातें इनफाइनाइट की चल रही। जैसे मैंने कहा मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन दिया होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन दिया होगा, दोनों को ऐड कर देना तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आएगा। अब मैं सारी बातें इनफाइनाइट की कर रहा हूं, मुझे ऐसा कहना चाहिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन। इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलने वाले यार, समझ जाओ ना। सारी बातें इनफाइनाइट की चल रही तो बस मैं इनफाइनाइट नहीं बोलूंगा, राइट। तो कैटायन का कंडक्टेंस दिया होगा, एनायन का कंडक्टेंस दिया होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोलर कंडक्टेंस। उसी प्रकार से कैटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया होगा, एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया होगा, दोनों पकड़ के जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कितना आसान है। मोलर दिया है तो जोड़ दो, मोलर मिल जाएगा। इक्विवेलेंट दिया है तो जोड़ दो, इक्विवेलेंट मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो सवाल है ना वो बड़ा टेढ़ा आता है। मोलर देख के इक्विवेलेंट पूछता है, इक्विवेलेंट देख के मोलर पूछता है, देता कुछ है पूछता कुछ और। मोलर देख के मोलर पूछे तो सो सिंपल, इक्विवेलेंट देख के इक्विवेलेंट पूछे सो सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सवाल देता आपको मोलर है, पूछता इक्विवेलेंट है, देता इक्विवेलेंट है, पूछता मोलर है। तो वो कैसे करें आओ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोलर की, ठीक है।
तो इमेजिन करो हमारे सामने एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका नाम है AXBY। जब ये टूटेगा तो बनेगा XAY पॉजिटिव प्लस YBX नेगेटिव। क्लियर? अब कैटायन है A और एनायन है B। क्लियर? A कैटायन है और B एनायन है। ठीक है, A कैटायन है और B एनायन है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आपको सवाल में A कैटायन का दिया है मोलर कंडक्टेंस, इसको थोड़ा फील करना। A कैटायन का मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैटायन के 1 मोल का कंडक्टेंस दिया है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जब ये टूटता है तो A का तो X मोल मिलता है, B का तो Y मोल मिलता है। मुझे दिया क्या है? मुझे कैटायन के 1 मोल का दिया है, मुझे एनायन के 1 मोल का कंडक्टेंस दिया है, आयनिक कंडक्टेंस दिया है। लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट जब टूटता है, वो इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होता है, तो डिसोसिएट होने से हमें कैटायन का X मोल मिलता है और हमें एनायन का Y मोल मिलता है। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर 1 मोल कैटायन का आयनिक कंडक्टेंस दिया है 5, तो बताओ 2 मोल कैटायन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? कैसे निकालो? क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। मतलब आप सब मानते हो 2 into 5 तो करेंगे। इन द सेम वे अगर कभी सवाल में हमें आयन का आयनिक कंडक्टेंस मोलर दिया है, तो आपको उस इलेक्ट्रोलाइट का जब डिसोसिएशन होगा तो उसमें जो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। लेकिन अगर इक्विवेलेंट दिया होता, ठीक है, फॉर्मूला है क्या? नहीं है, लेकिन अगर इक्विवेलेंट दिया होता, मतलब इमेजिन करो वही इलेक्ट्रोलाइट है, उसी प्रकार से डिसोसिएशन हुआ, सॉरी, इमेजिन करो वही इलेक्ट्रोलाइट है, उसी प्रकार से डिसोसिएशन हुआ। ओके, लेकिन हमें सवाल में कैटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, हमें सवाल में एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, और हमसे इलेक्ट्रोलाइट AXBY का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अब हम स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करें कि सीधे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को पकड़ के जोड़ दें? क्या अब हम स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करें कि सीधे मल्टीप्लाई करें कि सीधे पकड़ के जोड़ दें? तो थिंक इज नहीं, अब हम स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करें। क्यों? इसे ऐसे समझो बच्चों, अगर मैंने आपके सामने लिखा N2 + 3H2 से बना 2NH3, तो इसका जो स्टोइचियोमेट्री है वो मोल को तो रिप्रेजेंट करता है पर वो ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जो रिएक्शन बैलेंस्ड आपके सामने है, हाँ ये सच है, इसका मतलब है 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, इसका मतलब है 10 मोल, 30 मोल, 20 मोल। स्टोइचियोमेट्री मोल को तो रिप्रेजेंट करता है, पर इसका मतलब ये नहीं 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 नहीं, ऐसा नहीं है। रिएक्शन का जो स्टोइचियोमेट्री है वो ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। इवन फैक्ट ये है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। इसी वजह से, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री ग्राम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो आप ऐसा इमेजिन करो ना यार, आपको कैटायन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट का आयनिक कंडक्टेंस दिया है, आपको एनायन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट का आयनिक कंडक्टेंस दिया है, आपसे इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट का पूछा है, तो दोनों के 1-1 ग्राम को जोड़ना है, स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करना है। लेकिन अगर मोलर दिया है और मोलर निकालना है तो आपको स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना है। सारी बातों की एक बात, अगर मोलर देगा और हमसे मोलर पूछा है तो स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना है। अगर इक्विवेलेंट देगा और हमसे इक्विवेलेंट ही पूछा है तो हमें स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बच्चों क्या समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो एक सवाल आओ करते हैं, तो आंसर ही लिखा है यार, तो चलो मैं ही समझा देता हूं। राइट, ऐसा है Al3+ का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ओके, सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहां का? कंसंट्रेशन पर या इनफाइनाइट पर? इनफाइनाइट पर दिया है। कितना दिया है? X and Y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स रिस्पेक्टिवली। राइट, कैलकुलेट लैम्डा EQ इनफाइनाइट फॉर Al2SO4। मतलब समझो, इसके जो आयन है उन आयन का हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है और हमसे इस इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा EQ इनफाइनाइट पूछा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करें कि नहीं करें? स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करें कि नहीं करें? नहीं करें, सीधे आयन के इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस को जोड़ दें
सीधे आयन के। ये टर्म आप बोलो यार, बोलोगे ना तो सवालों की लैंग्वेज से फ्रीक्वेंट होगे, फ्लुएंट होगे, नहीं तो फिर सवाल पढ़ के अजीब से शब्द लगते हैं। बोलो, क्या आयन के इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस को स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करें? तो आप बोलो नहीं, आयन के इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई नहीं करें। आप बोलो आयन के इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस को सीधे ऐड करें। एंड द आंसर इज x+y। अगर आप सीख गए हैं तो एक सवाल आपके लिए, ये सवाल आपके लिए है। देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है। सोचो हमें दिया क्या है, सोचो हमसे पूछा क्या है, हमें डाटा क्या गिवन है और हमसे पूछ क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो दे रखा है मोलर आयनिक कंडक्टेंस दे रखा है, और वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। सर कहां दिया है मोलर? अरे यूनिट पढ़ लो बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा हाँ, मोलर दिया है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का दिया है। सर कहां लिखा है? बेटा यहां लिखा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही तो हुआ। कभी वो एग्जैक्टली लिख देता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो कभी वो मैक्सिमम लिख देता है, तो कभी वो लिमिटिंग लिख देता है। ये तीनों टर्म हैं जिनसे आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन बताया जाता है। मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही आसान है यार। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर एंड इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले आप मुझे लैम्डा एम बताओ। चलो आपने कर लिया होगा, मैं देखता हूं आंसर कौन देता है। सबसे पहले आप मुझे लैम्डा एम बताओ, लैम्डा एक एक करके बताओ। अच्छा बहुत ताकि मैं देख पाऊं ना। इक्विवेलेंट का आंसर दिया है आपने, लैम्डा एम बताओ। बता दिया क्या? चलो ठीक है, तो आओ चेक कर लेते हैं आंसर। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज, जो लैम्डा एम आया है दैट इज 2x प्लस 4z प्लस 2y, और जो लैम्डा EQ आया है दैट इज 2x प्लस 4z प्लस 2y अपॉन 8। अब आप गलती कहां करोगे? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। सवाल में आपको मोलर कंडक्टेंस दिया है। आपको क्या दिया है? जो दिया है मोलर, राइट। आपको इक्विवेलेंट नहीं दिया है। अगर इक्विवेलेंट दिया होता, सभी लोग सुन लो, अगर इक्विवेलेंट दिया होता और आपसे इक्विवेलेंट पूछा होता, हाँ, तब आपने सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड किया होता। लेकिन आयन का हमें डाटा गिवन क्या है? हमें गिवन है उनका मोलर कंडक्टेंस। अब हमें निकालना है मोलर, तो मोलर तो आपने कर लिया भाई, स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करके बता दिया। मोलर में आपको डाउट नहीं है। इक्विवेलेंट में मैं देख रहा था, मुझे कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे x प्लस वाई प्लस जेड। बेटा ये तो तब होता ना जब आयन का हमें दिया होता इक्विवेलेंट। हमें आयन का इक्विवेलेंट नहीं दिया, हमें आयन का मोलर दिया है। अब कैसे निकाले? तो बेटा अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लैम्डा EQ और लैम्डा मोलर में रिलेशन होता है अपॉन एन फैक्टर। ये जो आपके सामने लिखा है दैट इज पोटास एलम, इसका एन फैक्टर कैसे निकाले? तो एन फैक्टर का रूल होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेशियम पे है 2, यहां पे है 6, तो 6 to 8। इसका जो एन फैक्टर है वो कितना है? 8, राइट। तो जो इसका लैम्डा EQ आएगा वो कितना आएगा बच्चों? लैम्डा मोलर अपॉन 8। दिस इज द आंसर ऑफ लैम्डा EQ। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो रेज योर हैंड, पर उसके पहले आपने सुना हो जो मैंने बोला है। एन फैक्टर 8 कैसे है? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो बेटा। एन फैक्टर का रूल क्या है? टोटल पॉजिटिव चार्ज। हाँ तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, पोटेशियम प्लस 2, सल्फेट है ना, एक सल्फेट 2 माइनस है यार, तो 3 है तो 6 है। यहां पे कितना है? 3, तो 6 माइनस कितना है? 6 प्लस, तो 6 प्लस 2 प्लस टोटल कितना आ गया? 8। वाटर थोड़ी ऐड होगा। ओके ठीक है। तो बात चल रही थी कॉलरॉस लॉ की। तो कॉलरॉस लॉ में जो टर्म आए अपन ने उनको
ऐड और कैसे ऐड करना है ये सीखा बेसिकली। अभी हमारा जो समस्या था क्या था कि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लैम्डा इन्फिनिटी कैसे निकाले, वो समस्या सॉल्व नहीं हुई बेटा। कहानी कुछ ऐसी चल रही थी, मैंने कहा चलो लैम्डा इन्फिनिटी निकाले, आपने कहा चलो सर लेबोरेटरी चलते हैं। तो लेबोरेटरी गए तो डिवाई हैकेलॉन सीजन मिले, उन्होंने स्ट्रॉन्ग का तो निकाल लिया था। जब वीक का निकालने बैठे तो वैसे नहीं आया। उसी समय मार्केट में कॉलोस लॉ आया, तो कॉलोस लॉ हमने भी लिखना पढ़ना सीखा। कॉलोस लॉ कैसे लिखना पढ़ना वो सीखा, राइट। अब लिखना पढ़ना सीख गया तो चलो देखते हैं क्या करें। तो नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ कॉलोस लॉ। कॉलोस लॉ की मदद से हम कैसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, द पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कॉलोस लॉ स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं है, वीक के लिए नहीं है, सबके लिए। लेकिन उसका एक एप्लीकेशन है कि हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस या इक्वल कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो कैसे, एक सवाल की मदद से समझते हैं। मैं आपसे अभी जितने भी एप्लीकेशन डिस्कस करने वाला हूं उन्हें आप थ्योरी नहीं माने, उन्हें आप न्यूमेरिकल के टाइप माने, राइट। तो इमेजिन करो एक सवाल है, उसमें हमारे सामने NH4Cl जो कि एक सॉल्ट है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KCl सॉल्ट है, और हमसे पूछा NH4OH है। आप सब जानते हैं NH4OH एक वीक बेस है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो कहीं ना कहीं सवाल कुछ ऐसा है, हमसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस पूछा है और हमें डाटा स्ट्रॉन्ग का दिया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लैम्डा इन्फिनिटी निकालना बहुत आसान है, लेकिन वीक का एक्सट्रापोलेशंस निकालना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लैम्डा इन्फिनिटी निकाला, और निकालने के लिए हमने कॉलवास लॉ लगाया। कॉलवास लॉ ने एक जो सबसे गोल्डन वर्ड बोला था, जो सबसे शानदार वर्ड बोला था, वो था अलजेब्रिक समेशन। उन्होंने कहा था कि आयनिक कंडक्टेंस को आप बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करो जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जिस दिन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सुना मजा आ गया, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे यहां हो, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है हमें मजा आ जाता है, क्योंकि जैसा रिएक्शन के साथ वैसा लैम्डा एम के साथ। तो बच्चों ये सवाल कैसे करें जरा सुनिएगा। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपसे पूछा होगा, राइट, दैट इज NH4OH, तो उसमें आप इन दोनों आयन को टारगेट करो। आपको कौन सा आयन चाहिए, NH4, कौन सा आयन चाहिए, OH माइनस। अब जो जो दिया है उसके आयन को लिख लो। तो NH4 चलो यहां लिख देता हूं मैं, आपको दे रखा है NH4Cl, राइट, तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख रहा हूं NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। ऐसे ही दूसरा दे रखा है हमें QL दे रखा है ना, तो QH लिख लिया अपन ने, तो क्या बना K प्लस प्लस OH माइनस, राइट। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन द सेम वे नेक्स्ट दे रखा है KCl, इसे अपन बोल देते हैं K प्लस प्लस Cl माइनस, इक्वेशन नंबर 3, राइट। ये हमें डाटा गिवन है और हमसे पूछा क्या है बेटा, NH4OH। ऐसा नहीं लग रहा, ये तो वही थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल हो गया। जो हमसे पूछा है, सोचो जो हमें दिया है कैसे बनाए, फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा लैम्डा एम के साथ कराए, फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा लैम्डा एम के साथ कराए। इक्वेशन नंबर 4 हमारी टारगेट इक्वेशन है। तो टारगेट इक्वेशन में अपने को जो आयन चाहिए फोकस करो। अपना आयन कौन सा है, NH4OH, तो पकड़ो NH4 का साहब, ये रहा ये रहा। तो इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ लो। OH ये रहा, हाँ पकड़ लिया। तो 1 और 2 को ऐड करना है, हमें समझ में आ गया। जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्री में कौन आएगा, के और सीएल। पर हमें के और सीएल नहीं चाहिए, तो के और सीएल नहीं चाहिए तो अपन क्या करें, के और सीएल को कर दें माइनस, तो 1 + 2 -3, राइट। तो इस प्रकार से आप इक्वेशन नंबर 4 बना सकते हैं। हमसे जो पूछा है सोचो, हमें जो दिया है तो कैसे बनाए, फिर जैसा रिएक्शन के साथ वैसा लैम्डा एम के साथ कराएं। तो लैम्डा एम ऑफ 1, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे ट्विस्ट है, मोलर 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 पूछा है, मोलर चलेगा। अगर कभी सवाल में दिया होगा इक्विवेलेंट और दिया होगा मोलर, तो उसे अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। ऐसा नहीं कि दिया कुछ भी है और आप कर कुछ रहे हो, ऐसा नहीं, जो हम भी और सवालों सीखेंगे, राइट। तो अभी मोलर मोलर दिया है, मोलर पूछा है, सिंपली ऐड करेंगे तो x1 + x2 - x3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बच्चों हमने वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का लैम्डा इन्फिनिटी निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ कॉलवास लॉ, नॉट विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रापोलेशन टेक्निक। आई होप आपको समझ में आया। इस पे जो सवाल है, जो न्यूमेरिकल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी टाइम हो चुका है, तो आपको मैं क्लास का हैंडआउट दे दूं। आज के लिए इतना ही बच्चों, होमवर्क करते रहें, पूरी ताकत से पढ़ते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, मैं आपको दे रहा हूं हैंडआउट, जस्ट अ मिनट।
आप सबके सामने अभी पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं और यही हैंडआउट आपको लिंक पर भी मिल जाएगा। ओके, तो मैं इसे लिंक पर भी सेव कर देता हूं। हाँ हर्षित, आज थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा ना बेटा, थोड़ा मेहनत पड़ी होगी आपको। मैंने यही हैंडआउट लिंक पर भी सेव कर दिया है और अभी आपके सामने एक पॉपअप भी आ गया होगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होमवर्क करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।